हेलो जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भी सभी? हो पर सभी अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे, एकदम बढ़िया। आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आज अभी एस्टेट और सीटेट के जो टीजीटी मैथ की है क्लास नंबर 5 रहने वाली है। 4 क्लास है वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, आज हम करेंगे 5वीं क्लास भाई। चलिए क्वेश्चन पे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है। ये 2021 का टीजीटी मैथ का पेपर है भाई। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसने क्या कहा कि एक बेलन है, मतलब एक तो सिलेंडर दिया गया है और एक शंकु है, एक क्या दिया गया है, कोन दिया गया है। इनकी जो रेडियस का रेशो है वो है 3:4 और इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 2:3। तो इनका वॉल्यूम का आयतन का अनुपात क्या होगा? तो मैं रेशो लिख लेता हूँ V1 और V2 भी। पहला है V1, दूसरा है V2। पहले अगर बेलन दिया गया है तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, πr² होता है। ठीक है, और जो शंकु है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई इंटू R1 मान लेता हूं मैं इसको, R1² और H1 ये होता है। ठीक है, पाई तो दोनों साइड है, कैंसिल हो ही जाएगा, बस वैल्यू रख दो इनकी। पहले वाले बेलन की रेडियस कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर करें कितना बनेगा, 9, गुणा में हाइट कितनी है इसकी, 2 है। शंकु की बात करते हैं तो 1/3, इसकी रेडियस कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16, और गुणा में कितना आ जाएगी, हाइट कितनी है इसकी, 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कट जाएगा किस पे, 8 पे। तो इनकी जो वॉल्यूम का रेशो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 9:8। मतलब कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना था और कुछ भी नहीं है भी। इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, इसका तो फॉर्मूला क्या बनता है, πr² होता है। ठीक है, और जो शंकु होता है, कोन होता है, इसका वॉल्यूम क्या बनता है, 1/3 πr² होता है। अगर रेडियस दोनों की अलग अलग है तो मैंने इसका r मान लिया और इसको R1 मान लिया। ठीक है, इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट मैंने H1 मान ली, सिर्फ इनकी वैल्यू रखी है और इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना बन जाएगा हमारा, 9:8 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, समबाहु त्रिभुज से है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से है, हमें बताना है क्या आंसर रहा होगा। अब पहली बात तो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, होता क्या है देखो, सारी बातें इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं भाई, और इनके सारे के सारे एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। कितने कितने डिग्री के, 60-60 डिग्री के। अगर इसका पेरीमीटर बोला जाए तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a। अगर इसका एरिया बोला जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² बनता है। और इसकी अगर हाइट पूछी जाए तो हाइट होती है जी √3/2 गुणा में हो जाती है a। ये बनते हैं जी इसके तीनों के तीनों फॉर्मूले। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी ऊंचाई हाइट √6 सेंटीमीटर है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है जी, √3/2 गुणा में क्या होता है a, बराबर किसके होगा, √6 के। पहले यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, √6 आ जाएगा, गुणा में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और जो ये √6 है, इस √6 को हम क्या लिखेंगे जी, √3 गुणा में √2 लिख सकते हैं, बात एक ही है। और गुणा में कितना है, 2, और भाग में कितना है, √3। तो ये कट जाएगा, तो इसकी जो साइड आएगी वो कितनी बनेगी, 2√2। ठीक है ना, ये तो इसकी साइड आई है जी, कहीं 2√2 इसका आंसर लगा दो, ये आंसर नहीं होगा। ये तो सिर्फ इसकी साइड साइड आई है। ठीक है ना, इसकी भुजा आई है। हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। मतलब इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, √2 का बनेगा 2, और 4 और 2 की गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 कट जाएगा 2 पे, तो आंसर आएगा 2√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन पहला। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी। ठीक है ना, 3a इसका पेरीमीटर हो जाता है, एरिया √3/4 a² होता है, हाइट √3/2 गुणा में क्या बन जाती है, a हो जाती है भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन नंबर 93, बताइए।
10 से 300 के बीच में इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर हर बार कितना बचेगा? 3 बचेगा। सबसे पहले देखो कौन सी बनेगी, सबसे पहले जैसे बनेगी कौन सी हमारी 11। देखो 11 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा? 3। 11 के बाद कौन सी आ जाएगी हमारी? 15। 15 के बाद आएगी 19, फिर आएगी 23। आखिरी संख्या कौन सी होगी? देखो 300 है, 300 पूरा पूरा 4 से भाग होता है। 300 से पहले देखो कौन भाग होता है? 296 भाग हो जाता है। लेकिन 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 3 इसके अंदर जोड़ दो, तो लास्ट संख्या कितनी रही होगी? 299। और कल वाली क्लास अगर आपने लगाई हो तो ये एक एपी सीरीज है, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? बराबर चल रहा है, ठीक है ना। और जब एपी सीरीज होती है तो उसमें एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने क्या बताया था? लास्ट में से फर्स्ट घटाना होता है। 299 में से 11 घटाएंगे, डिवाइड बाय नीचे क्या लिखना होता है? हमें डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना होता है। डिफरेंस कितने का है? 4 का है, तो 4 लिख देंगे, और प्लस में हो जाता है 1। तो बताओ 299 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 288 आ जाएगा। भाग में 4 आएगा, प्लस में 1 बनेगा। 4 से काटेंगे तो किस पे कटेगा? 72 पे। 72 और 1 कितने बन जाएंगे? 73। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी 10 और 300 के बीच में जो 4 से भाग देने पर हर बार 3 बचेगा? तो वो हमारी संख्याएं कितनी रही होंगी? 73 रही होंगी, 73 रही होंगी। ये आंसर हो जाएगा। तो एपी सीरीज से ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई हमसे। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है। देखो अब उसने क्या कहा कि ए की लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, मतलब एक तो ए है और एक बी है, ठीक है ना। एक तो इनको हिट करने की हो जाएगी, एक इनको मिस करने की हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हिट करने की बात करते हैं ए की। ए हिट करने की इसकी प्रायिकता क्या बनती है? 4/5 बनती है। तो इसकी मिस करने की क्या बन जाएगी? अगर 5 में से 4 हिट करता है तो मिस कितना कर रहा होगा? 1/5। इसी तरीके से बी की बात करते हैं। बी का हिट करने का टारगेट का कितना प्रोबेबिलिटी है? 3/4। तो मिस होने की क्या हो जाएगी? 4 में से 3 हिट करता है तो कितना आ जाएगा? 1/4। अब उसने क्या कहा देखो, वो कहता है कि यदि दोनों को एक एक अवसर दिया जाता है तो दोनों में से केवल एक ही द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब अगर ए हिट करता है ना तो फिर बी क्या करेगा? मिस करेगा। और अगर बी हिट करता है तो फिर ए क्या करेगा? मिस करेगा। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है अपने को। क्या करेंगे देखो, 4/5 गुणा में 1/4, मतलब ये हिट कर दिया तो ये मिस होगा। अगर ये 1/5 गुणा में ही आएगा 3/4। दोनों का जो एलसीएम कितना बनेगा? 20। ये कितना आएगा? 4, और ये कितना आएगा? 3। ये कितना बनेगा? 7/20। 7/20 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा जी? चौथा। तो ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7/20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। उसने क्या कहा कि यदि माध्यिका 20 है तथा प्रत्येक आंकड़े में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नई माध्यिका क्या होगी? मतलब कुछ ना कुछ एक मीडियन दिया गया है। मीडियन है, कोई एक टेबल होगी, कोई ना कोई एक हमारी सर्वे रहा होगा, उसका अगर मीडियन निकालेंगे तो कितना रहा होगा? 20 रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा यहाँ पे कि हर एक डाटा को कितना बढ़ा दिया गया? 2। देखो जितना आप डाटा को बढ़ाओगे ना उतना ही मीडियन माध्यिका बढ़ जाती है। सिंपल सी बात ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर एक डाटा को कितना बढ़ाया गया था? 2। पहले मीडियन कितना था? 20। तो ये भी 2 बढ़ जाएगा। 20 और 2 कितना बन जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा जी? ऑप्शन पहला। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 और 30 के तृतीय अनुपाती, मतलब 12 और 30 है, इसका तो हमें क्या निकालना है? थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, ठीक है। और 9 और 25 का क्या निकालना है? मध्य अनुपाती, मतलब मीन प्रपोर्शन जिसको आपा कहते हैं। तो हमें बताना है कि इनका अनुपात क्या क्या रहा होगा। देखो दोनों के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जैसे 3 संख्याएं हमारी, ए है, बी है और सी।
ठीक है ना, ये प्रपोर्शन के अंदर है। अगर मीन प्रपोर्शन निकालना हो तो इसका मतलब हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है, बी की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, अगर हमें तृतीय अनुपाती निकालना है तो इसका मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है। इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, कि जो बी स्क्वायर है ये बराबर होता है AC के। बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? AC के बराबर होता है। अगर हमसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो इसका मतलब C की वैल्यू निकालनी है, A और B हमें दिया गया होगा। अगर हमें मध्य अनुपाती निकालना हो तो B की वैल्यू निकालनी है, A और C हमें दिया गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये होती है। अब देखिए कैसे करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? तृतीय अनुपाती, मतलब C की वैल्यू निकालनी है तो C लिखेंगे। ठीक है, बराबर साथ में आएगा A, मतलब जो पहले है कितना आ जाएगा? 12, बराबर B का स्क्वायर, तो इसको हम B मान के चलेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 900। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? 12 से डिवाइड कर दो, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, मतलब जो तृतीय अनुपाती आएगा वो कितना आया होगा? 75। फिर क्या कहा कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती, मतलब B की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, A और C दिया गया, A की वैल्यू कितनी है? 9 है, और C की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225, और 225 किसका स्क्वायर बनता है जी? 15 का स्क्वायर। तो मतलब जो B है इसका मध्य अनुपाती है वो क्या इतना आ जाएगा? हमारा 15 आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात बताना है हमें, क्या रहा होगा? ये कितना है जी? 75 है। ये कितना है जी? 15 है। 15 के पहाड़े में काट दो, क्या अनुपात आ जाएगा जी? 5:1। तो 5:1 मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर होगा जी इसका? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती क्या क्या होते हैं। जैसे 3 वैल्यू हैं A, B और C, अगर मध्य अनुपाती निकालना हो तो इसका मतलब हमें B की वैल्यू निकालनी है, A और C दिया गया होगा। जैसे मैंने मध्य अनुपाती B निकाला तो इसको मैंने A माना, इसको मैंने C माना, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 15 आ जाती है। और अगर तृतीय अनुपाती निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तो मतलब C हमें निकालना है, A और B दिया गया होगा। पहले वाला A रहा होगा और दूसरे वाला क्या रहा होगा? B रहा होगा। जी मार, ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 97, क्या आंसर होना चाहिए? यदि एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज है। वो कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट वन अनदर एट राइट एंगल्स देन द क्वाड्रिलेटरल इज। दो होते हैं, देखो क्या, एक तो होता है नाम स्क्वायर, एक नाम होता है रोम्बस। रोम्बस को हम कहते हैं समचतुर्भुज कहते हैं, और स्क्वायर को हम वर्ग कहते हैं। दोनों की एक कंडीशन बनती है, क्या? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल कितने कितने डिग्री के बनते हैं? 90-90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, और इसकी सारी साइड क्या होती हैं? सेम होती है, ए होती है, और इसके सारे कोने वाले एंगल भी कितने कितने बनते हैं? 90-90 डिग्री के बनते हैं। लेकिन भाई साहब जो रोम्बस होता है, रोम्बस भी सेम ही होता है, क्या? इसकी भी सारी साइड क्या होती है? सेम होती हैं, लेकिन इसके कॉर्नर वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, और इसके जो डायगोनल होते हैं इसकी अलग अलग लंबाई होती है, लेकिन सेम स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है, इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट, मतलब जहां मिलते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो इस डायगोनल को है इनको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। और इसके जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, इसमें जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के बनते हैं। तो इसका मतलब कौन सा सही आंसर बनेगा हमारा? रोम्बस इसका सही आंसर होगा। समचतुर्भुज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहा होगा जी। बताओ, 4536 रुपए की राशि किस किस के बीच में बांटी गई है? 4 पुरुष 5 महिलाएं 2 लड़कों के बीच में बांटी जाती है। एक पुरुष एक महिला एक लड़के को हिस्सों का अनुपात ये है, तो एक महिला को कितना मिलेगा हमें ये बताना है। ठीक है ना, देखो एक मैन है, एक वुमन है, और एक बॉय है। इनका हिस्सा कितना है? 7:4:3 है। अब पुरुष कितने हैं? आदमी कितने हैं? 4 हैं। महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं। और लड़के कितने हैं? 2 हैं। सिंपल सी बात है, देखो क्या करेंगे। अगर एक आदमी को 7 रुपए मिलते हैं तो 4 आदमी को कितने रुपए मिलेंगे जी? 28। एक औरत को 4 रुपए मिलते हैं तो 5 औरत को कितने रुपए मिलेंगे जी? 20।
एक लड़के को 3 रुपए मिलते हैं तो दो को कितने मिल जाएंगे? 6। जोड़ना एक बार कितना बनता है? 28 और 20 कितना बनता है? 48। 48 और 6 कितना बनता है? 54। 54 की वैल्यू कितनी है ये? 4536। एक की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी? 54। 9 से काटेंगे 6 पे कटेगा, 9 पंजे 45, 0 पे 9 चौके 36। 6 से काटेंगे 6 अट्ठे 48, 6 तिये 24। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे? 83 बन जाएगी जी। ठीक है ना, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 83। अब हमसे क्या पूछा गया? एक महिला का हिस्सा। तो एक महिला का हिस्सा देखना कितना है? 4 है। तो 83 की गुणा किससे कर देंगे जी? 4 से कर देंगे। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे जी? 4 से गुणा कर देंगे। 83 आएगा? 84 आएगा? 84 आएगा भाई। 320 और 16 कितना बन जाएगा जी? 336 रुपये। तो एक महिला को कितने रुपए मिल रहे होंगे यहाँ से जी? 336 रुपये उसको यहाँ से मिल रहे होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 1 से 100 तक में से एक संख्या चुनी जाती है, इसे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होते कौन से हैं? पहली बात तो जो खुद से भाग होते हैं और एक से भाग होते हैं। ठीक है ना, वो कौन सी संख्या बनती है हमारी? प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 2 होती है भाई। कौन सी बनती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17 वो बनती हैं। तो एक बात याद रखना, क्या अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 50 तक हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी हो तो वो टोटल 15 होती हैं, ये याद रखना। और 1 से लेके 100 तक हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी हो तो ये कितनी होती है? टोटल 25 होती हैं, ये भी याद रखना। ठीक है ना। अब बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। उसने क्या कहा कि टोटल 100 संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है जी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितने में से टोटल नंबर हैं कितने? 100 है। तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 1/4। 1/4 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर लगा के आएंगे जी? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये बात याद रखना, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो खुद से भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं। तो वो होती हैं 2, 3, 5, 7, फिर 11 है, फिर 13 है, ये चलती रहती हैं। अगर 1 से लेके 50 तक की मैं आपसे पूछूं कितने टोटल अभाज्य संख्याएं रही होंगी तो आपका आंसर होना चाहिए 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर मैं पूछूं 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आपको पता होनी चाहिए कितनी बनती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उसने अभाज्य संख्याएं पूछी, 25 हो जाएंगी। कितने में से 100 तक की संख्या है तो 100 आ जाएगा। 25/100 का मतलब कितना बनेगा जी? 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और है भी प्रोबेबिलिटी से। वो कहता है कि एक बैग के अंदर टोटल कितनी गेंद है भी? यहाँ पे 24 गेंद है। x लाल गेंद है, 2x सफेद गेंद है और 3x नीली गेंद है। पहली बात तो ये निकालो कि ये गेंद है कितने कितने 24 में से। ठीक है ना। और देखो टोटल 24 हैं। रेड कलर की है ये कितनी है? x है। इसके बाद व्हाइट कलर की सफ़ेद रंग की है 2x है। ब्लू कलर की नीली है 3x है। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। किसके बराबर है? 24 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो रेड कलर की कितनी बोल होगी? 4। 2 बराबर किसके बनेगा? 8 के। और 3 बराबर किसके बनेगा? 12 के। मतलब लाल रंग की 4 गेंद हैं तो सफ़ेद रंग की 8 होंगी और नीले रंग की 12 बनेंगी। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, उसने क्या पूछा है हमसे भाई। ठीक है ना, उसने क्या कहा कि एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब लाल गेंद नहीं होनी चाहिए। अब लाल नहीं होगी तो कौन सी बॉल हो सकती है ये बताइए। या तो व्हाइट होगी या ब्लू होगी। व्हाइट कितनी है? 8। ब्लू कितनी है? 4। 12 और 8 कितना बन जाएगा? 20 हो जाएंगे। भी लाल नहीं होगी तो नीली होगी या फिर व्हाइट कलर की सफेद रंग की रही होगी। और ये 20 कितने में से होगी? टोटल गेंद है कितनी? 24 है। तो किसके पाड़े में काट देंगे? 4 के पाड़े में। कितना आ जाएगा? 5 और 6। 5 और 6 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी? ऑप्शन दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 2 वर्टिसेस के कोने के, 6, 3 है, -1 और 7 है,
और इसका केंद्रक सेंट्रोइड दिया गया हमें 1 और 5 है, तो तीसरा शीर्षक निर्देशक क्या होगा? देखो समझिए होता क्या है। पहले बात तो ये एक ट्रायंगल है जी, त्रिभुज है। ये पहला है x1 y1, ठीक है। ये दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये है x3 y3, ये बनता है, ठीक है। इसका जो सेंट्रोइड है मतलब सेंटर में पॉइंट बनेगा, ये हमें निकालना होता है, ये होता है सेंट्रोइड होता है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y रहे होंगे, ठीक है। तो अगर x निकालना हो तो हमें क्या करना है, x1 प्लस y1 प्लस x2, x निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बस ये वैल्यू रखनी होती है। अब देखो सेंट्रोइड तो हमें x का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 1 दिया गया, तो x की जगह 1 रखेंगे। x1 पहले कितना दिया गया है, 6, x2 कितना दिया गया है, -1, ठीक है ना। प्लस में x3 अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3। इस तरह के 3 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, बराबर में 6 में से 1 गया, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। प्लस में x3 और यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो होने से रहे अपने। इस तरीके से y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y कितना है हमारा, यहाँ पे 5 है, बराबर होगा y1, पहला y1 देखोगे तो कितना है जी, 3 है। प्लस में y2 कितना है, 7 है। प्लस में क्या आएगा, y3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से करोगे तो 5 3 आएगा 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब जो तीसरे कोऑर्डिनेट हमारे ये 2 दिए गए थे और एक सेंट्रोइड दिया गया था, ये निकालना है तो -2 और प्लस का 5 बनेंगे। -2 और प्लस का 5 का मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा जी, सी इसका आंसर बिल्कुल सही रहा होगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड है वो कैसे निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। देखो ए किसी काम का 3/5 भाग, ए है वो 3/5 भाग काम करता है कितने दिनों में, 3 दिनों में। बी है वो कितना भाग काम करता है, 1/5 भाग कितने दिनों में, 4 दिनों में। हमें सिर्फ पूरे काम निकालना होता है कि पूरा काम कितने कितने दिनों में करेंगे। अगर पूरा काम निकालना हो ना तो 3/5 काम अगर 3 दिन में है तो इसका जाके उल्टी गुणा कर देना, 3/5 की उल्टा क्या बनेगी, 5/3। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा जी, 5 दिनों में कर देगा। इस तरीके से बी का निकालना है तो 1/5 काम 4 दिन में है तो उल्टी गुणा 5/1 हो जाएगी, तो बी कितने दिन में काम कर सकता है, पूरा 20 दिनों में। सबसे पहले टोटल काम निकालो कितना आएगा, तो आप कहोगे जी 20 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब उसने क्या कहा कि दोनों मिलकर काम करते हैं और काम का आधा भाग ही करना है। अब पूरा भाग कितना काम है, ये 20 काम है, 20 नहीं करना है, आधा करना है। तो 20 का आधा कितना काम करना है अपने को, 10 ही काम करना है। और ये काम करवाना किससे है, दोनों से मिलकर। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 और 1 है 5 काम कर देंगे। और 5 से भाग करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे जी, उसे 2 दिन। 2 दिन मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा जी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहा होगा भी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 करते हैं पहले। उसने क्या कहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब पहली बात तो हेमिस्फीयर क्या होता है, जो अपनी कटोरी का आकार होता है, ये होता है हेमिस्फीयर। आर इसकी रेडियस होती है। देखो एक तो इसके फॉर्मूले याद रखना, एक तो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है 2πr²। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 3πr²। एक होता है वॉल्यूम, ये होती है 2/3πr³। ये होते हैं तीनों के तीनों फॉर्मूले। बस अब देख लो हमें निकालना क्या है, हमें बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो क्या फॉर्मूला होता है, 3πr²। 3 गुणा में पाई की वैल्यू होती है 22/7,
आर स्क्वायर। अब देखो ये व्यास है, डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका क्या रही होगी जी, आधा रही होगी। रेडियस क्या बनेगी इसका, आधा। तो 14 का आधा बनेगा 7। आर स्क्वायर है तो मतलब क्या लिख देंगे, 7 गुणा में 7। 7 से 7 कट जाएगा, एक 7 बचेगा, 7 दिए 21, 21 गुणा में कितना बच जाएगा जी, 22 बचेगा। ठीक है, अब गुणा कर लो बस इसके, 22 एक कम 22, 2 हासिल चली जाएगी 2, 22 दूनी 44 और 2 कितना बनेगा 46, तो ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके सारे के सारे फॉर्मूले याद रखना कि जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोला हमारा होता क्या है, जो कटोरी का आकार होता है। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम पूछी जाए तो 2/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर करते हैं। एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी, आपको पता होना चाहिए, अगर जो पहिया है दूरी तय करता है ना, इसका फॉर्मूला होता है एक n गुणा में 2 पाई आर। n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने चक्कर लगाए गए होंगे, ये होता है हमारा n की वैल्यू। ठीक है, कितने चक्कर लगाए गए होंगे। अब दूरी देखो कितनी बोली गई है हमें क्वेश्चन के अंदर, कितना दूर जाना है, 11 किलोमीटर जाना है। एक बात और है, ये किसके अंदर है, सेंटीमीटर में है, और ये क्या है, किलोमीटर में है। पहली बात तो याद रखना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो 3 जीरो तो ये होगी और 2 ये होगी, तो 5 जीरो लगानी पड़ेगी इसके साथ में। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। n की वैल्यू हमें निकालनी है, चक्कर कितने होंगे, 2 का 2 आएगा, पाई का मान कितना होता है जी, 22/7। और रेडियस कितना बोला गया है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रेडियस ये, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 कट जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10, 10 से कट जाएगी 1 जीरो, 22 से काटना, 22 का 5 गुणा 110 होता है, कितना आ जाएगा ये, 5000। तो उसे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे जी, 5000 चक्कर ऐसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि जो पहिया दूरी तय करता है उसका हमेशा फॉर्मूला क्या बनता है, दूरी का n गुणा में 2 पाई आर होता है जी। आज का एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 105, जिसमें हमें स्लोप निकालना होता है। एक रेखा दी गई है हमें, लाइन दी गई है, इसका स्लोप बताना होता है। देखो, जब भी हमें स्लोप निकालना हो ना, तो इसको बदलना होता है, y = mx प्लस में c होता है, ये होता है स्लोप हमारा हुआ है। जो x के साथ में m लिखा हुआ है ना, ये होता है स्लोप, ये हमारा स्लोप बनेगा। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो, 4x प्लस में 3y, 4x प्लस में 3y बराबर, माइनस का 4 है, उस साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा। हमें तो y रखना है ना इस साइड, तो क्या बनेगा, 3y बराबर में क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 4x बन जाएगा। ठीक है, या फिर 4x वाले को पहले भी लिख सकते हो, बात एक ही है। क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस में 4, और y की वैल्यू निकालनी है तो 3 से भाग कर देंगे, दोनों को 3 से भाग करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4/3x प्लस में क्या आएगा, 4/3। तो देखो, y का y है तो ये y लिख दिया, mx x के साथ में जो लिखा गया है ये होता है m की वैल्यू, और ये m क्या बनता है हमारा जी, स्लोप बनता है, प्रवणता जिसको आप कहते हैं जी। ठीक है, और c क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये रहेगा अलग से। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4/3। माइनस का 4/3 मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भी हमारे लगभग 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने फिर किए हैं। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कर देना भाई, और अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।